आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास प्रोग्राम में मौजूद हैं भेरा राम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखला में। भेरा राम जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि राजस्थान में ओबीसी का मुद्दा अचानक इतना क्यों गरमाया। सबसे पहले आपका धन्यवाद और नमस्कार। देखिए, जहां तक राजस्थान में ओबीसी का जो मुद्दा है, ये 2018 का जो एक परिपत्र पिछली सरकार ने जारी किया था 17 अप्रैल 2018 को, लेकिन लॉकडाउन लग गया। उसके बाद भर्तियों के रिजल्ट आए नहीं, लोगों को पता चला नहीं कि भाई इससे लोगों को जो बेरोजगार है उनको नुकसान हो रहा है। जब भर्तियों के रिजल्ट आने शुरू हुए, जैसे ही लॉकडाउन पूरा हुआ, उसके नतीजे आने शुरू हुए, तो बेरोजगार युवाओं को जो असली इस समस्या से पीड़ित थे, जो ओबीसी मूल जिसमें आते हैं, वो जो पीड़ित थे, उनको ये बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे हमारे पश्चिमी राजस्थान से इस आंदोलन को गति प्रदान हुई। जैसे मुख्य से यदि मैं नाम लेना चाहूं, जैसे बाड़मेर है, उधर से जब युवाओं ने संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की, धीरे धीरे पूरे राजस्थान के युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना शुरू किया और एकत्रित होके फिर सबसे पहले लगभग आज से 6 या 7 महीने में युवा संगठित होकर इस आंदोलन को गति देने में प्रयासरत रहे, जगह जगह घूम के लोगों को जागरूक किया। और जब पहली बार 5 मई को शुरू में यहाँ जयपुर के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन हुआ, तब सरकार ने थोड़ा बहुत ऐसे बहला दिया कि आपको इसमें न्याय मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद फिर युवा संगठित हुए और 30 सितंबर को शहीद स्मारक पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो इस दौरान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपके जो परिपत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या था वो। जैसे 2018 में एक संशोधन किया था पिछली गवर्नमेंट ने, जिससे मामला ये हुआ कि जो ओबीसी भूतपूर्व सैनिक है उनको क्षैतिज आरक्षण दे दिया गया कैटेगरी वाइज की। यदि ओबीसी का है तो यदि ओबीसी में जितनी सीटें हैं उसमें से पहले वो सीट लेगा, तो निश्चित रूप से जो जनसंख्या में ज्यादा है उनके फौजी भी ज्यादा आएंगे। तो ओबीसी के लगभग 60-70% फौजी है, तो वो पहले ओबीसी मूल की सीट ले लेते थे। बल्कि उनके आरक्षण अभी भी, जो इससे चेंज होने के बाद भी उनके आरक्षण में कोई बदलाव नहीं आएगा, उनको वही 12.5 जो उनका न्यायोचित है वो मिलता रहेगा। तो उससे होता ये हुआ ये कि जो ओबीसी मूल के जो लड़के थे उनके साथ अन्याय होने लगा। और एक भी सीट है, मुश्किल से एक आधी सीट, यदि 100 सीटें होती थी, इसमें आप मान लो 4-5 सीट या 10 सीट मुश्किल से ओबीसी मूल को मिलती थी। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी भेरा राम जी, इन विसंगतियों से ओबीसी सामान्य के जो युवा वर्ग है उन पर इसका क्या असर पड़ा। देखिए, इन विसंगतियों से असर नहीं, बहुत बुरा असर पड़ा था। और पिछले 4 साल में जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की जो भर्तियां निकली है उनमें आप नतीजे देख सकते हैं किस तरीके से लगभग 15 से 20 हजार बेरोजगार युवाओं की नौकरी छीनी गई है एक विसंगति के कारण। यह हम नहीं कहते कि फौजियों ने हमारा हक छीना है, फौजियों को इसमें कोई रोल नहीं है। उनको जब संविधान ये संशोधन करके उनको ये दिया गया है तो वो तो लेंगे ही भाई, अपना जो भी है, किसी का भी बनता है वो लेंगे। लेकिन ये कुछ प्रशासनिक सेवा में बैठे अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़े तबके के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये ओबीसी आरक्षण का मामला हल हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि देखिए, अब सरकार ने परसों शाम को ये परिपत्र एक जारी कर दिया है कि आपका ये मामला सुलझा दिया जाएगा। इससे ये होगा कि एक 1988 में जब संशोधन हुआ था, उसमें फिर से संशोधन हुआ था 2018 में, और उसी में ही ये संशोधन किया गया है। तो इससे अब जो ओबीसी मूल के जो युवा है उनको जो पहले हक मिलना चाहिए था उसी हिसाब से उनको वापस पोस्टें मिलेगी, चाहे किसी भी भर्ती में हो। जी बिल्कुल। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस मामले को किस तरह लोगों तक पहुंचाया, क्या-क्या कठिनाई आपको देखने को मिली, क्या-क्या संघर्ष आपने किया इसमें, और आपको किस-किस का इसमें सपोर्ट भी मिला है? देखिए, मामले को उठाने की जहां तक बात है तो जन जन बेरोजगार युवा, जो ओबीसी के युवा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है। तो जब इसका प्रभाव देखने को मिला
तब हर जगह से आवाज उठना शुरू हुई। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान में कुछ जागरूक युवाओं ने इस मुहिम को छेड़ा। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, काफिला जुड़ता गया, और एक दिन ऐसा आया कि मतलब नतीजा आपके सामने है, सरकार को झुकना भी पड़ा। जी, बिल्कुल। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि नेताओं से ज़्यादा युवाओं में आपकी छवि है, यानी कि आपकी पकड़ है। ये कैसे संभव हो पाया? और साथ ही सोशल मीडिया पे जिस दिन की ये फैसला जब सामने आया था, सोशल मीडियाओं पर मंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपका नाम छाया हुआ था, आपका ट्रेंड कर रहा था, ये कैसे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये है कि भाई मैं थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहता हूँ, चाहे ग्राउंड हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह। और सबसे मिलजुल के मेरा बिहेव भी ऐसा है। तो ये युवाओं का ही प्यार है, और लोगों को हमने इस तरीके से जोड़ा, जोड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जूं जूं अपने हक के लिए जागना शुरू हुए, हमारे साथ जुड़ते गए, धीरे धीरे आते गए, और एक इतना बड़ा काफिला हमारे पास तैयार हो गया कि हम जो भी चीज लिखते थे, भाई ये विसंगति थी, साफ दिख रही थी, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम जो भी लिखते थे तो युवा ट्रेंड करा देते थे। ट्रेंड नेशनल ट्रेंड हुआ है कम से कम 20 बार। और रही मंत्रियों की बात, तो मंत्री जी और मेरा तो कोई वो तुलना अपन कर नहीं सकते, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ तैयारी करने वाले, वो एक राजनेता है। लेकिन जहां तक मेरे ट्रेंड की सवाल है, तो वो तो युवाओं ने मिलके ये सही मजाक मजाक में चला दिया और ट्रेंड भी हो गया। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, मज़ाक-मज़ाक में ही सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल छा गए हैं ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर। मैं आपसे अब आगे जानना चाहूँगी भेराराम जी कि आगे आपकी क्या-क्या माँगे रहेंगी और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं जो अब चीजें आपको जो बता रहा हूँ, वो बहुत ही संवेदनशील चीजें हैं। उनको आप एक बार गौर कीजिए, और जन जन तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमारी क्या रणनीति होगी, मैं उस बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा केंद्र के आरक्षण की। जब संविधान लागू हुआ था, उस समय एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया गया था। जब 1992 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया, तब मामला हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% की सीमा को नहीं लांघना चाहिए। दयाराम सानी मामले में यह कहा। तब केंद्र ने 50% के दायरे में रहते हुए, जब 15 और 7.5% एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण दिया गया था, उसके बाद जो 50 से नीचे बचता है 27.5, तो उसमें से 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया, आधा परसेंट रिजर्व रख लिया। तो मामला 50 से क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने 50% की सीमा लांगी, तो मामला कोर्ट में गया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2018 में संविधान संशोधन करते हुए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया। उससे मामला 50% की जो सीमा थी, उससे बाहर चला गया। और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश जारी कर दिया कि अब भारत में 50% आरक्षण की सीमा की कोई बाध्यता नहीं रही है। तो इसके बाद ये रास्ता ये खुला है, जब पूरे भारत में ओबीसी लगभग 50% जनसंख्या ओबीसी की निवास करती है, तो केंद्र सरकार को जो आरक्षण है 27% से बढ़ाकर 50% करना चाहिए। और मैं तमाम जो सांसद महोदय वगैरह है जो बैठते हैं संसद में, उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं, जो ओबीसी के नाम पर वोट लेके जाते हैं, ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इस मामले को उठाए, क्योंकि सरकार ने खुद ने ही रास्ता खोला है, तो क्यों ना उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। अब मैं हमारे राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में भी यही रूल था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहां पर भी जनसंख्या के अनुपात में एससी को 16%, एसटी को 12% आरक्षण दिया गया। 12 और 16 28 हो गए। और उसके बाद के 28 यदि 50% की सीमा देखे, तो पीछे बचता है 22%। तो बोले कि इनको देना, आरक्षण देना है वो भी 50 के अंदर। तो ओबीसी को राजस्थान में 21% आरक्षण थमा दिया गया, 1% रिजर्व रख लिया। और वो भी हमारे भाइयों एमबीसी वालों को, जब माननीय किरोड़ी जी बैंसला साहब ने यहाँ गुजर आंदोलन किया था, तो 1% आरक्षण उनको थमा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी जंग लड़के 5% आरक्षण राजस्थान में करवाया, वो अलग बात है। तो ये आरक्षण की अभी यहाँ की प्रक्रिया है। अब मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो ओबीसी के से आते हैं,
और अभी फिलहाल मैं देखता हूँ कई जगह, जब ये मामला मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा था तब मैं भी ये मांग करता था कि 27% आरक्षण चाहिए। भाई हमें किस आधार पर 27% आरक्षण चाहिए? राजस्थान में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 56% है। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को भी निरस्त कर दिया है कि 50% की कोई सीमा आरक्षण की अब नहीं बची है। तो जनसंख्या के अनुपात में अब मैं आपको पूरा ब्यौरा समझाता हूं किस आधार पर राजस्थान में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। भाई जनसंख्या के अनुपात में एससी को 16% है। यदि उनकी 1% जनसंख्या बड़ी है तो उन भाइयों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उनका भी 16 से 17 कर देना चाहिए। यदि एसटी का 12.5% है, यदि उनकी भी 1% जनसंख्या बड़ी है तो उनको भी 1% कर देना चाहिए। अब ये इनका कुल मिलाकर 28 से 30% हो जाता है। एमबीसी को जनसंख्या के अनुपात में 5% आरक्षण मिला हुआ है। ये तो इस तरीके से 33% आरक्षण हो जाता है। ईडब्ल्यूएस को अभी आरक्षण मिला है, उनका 10% अपन जोड़े तो 43% हो जाता है। इस तरीके से 43%। और जो जनरल की कैटेगरी बचती है वो मुश्किल से, यदि अभी वर्तमान में हालात ये है कि लगभग सभी कैटेगरी को आरक्षण दे दिया गया है, तो यदि सामान्य वर्ग में यदि रखना चाहे तो आप 10% रख सकते हो। इससे ज्यादा सामान्य वर्ग अभी वर्तमान में नहीं बचा है जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल गया है। तो आप 10 की बजाय 10-12% उनके लिए रख सकते हैं। तो बाकी यदि 43 प्लस 10 जो अपन सामान्य में रख सकते हैं तो 53% होता है। तो उसके बाद जो 47% आरक्षण बचता है वो ओबीसी का हक है। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, वो ओबीसी का हक है। ओबीसी की जनसंख्या एमबीसी को मिला के 56% है। हम मान लेते हैं कि एमबीसी वाले भाइयों को 5% अलग से दे दिया गया है, तो भी हमारा 47 प्लस 5 52% आरक्षण होना चाहिए। और जनसंख्या 56% है राजस्थान में ओबीसी की। तो कोई भी ये अनुचित मांग नहीं है। जो युवा 27% आरक्षण की मांग करते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं। पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि उसने कोई भी हो, चाहे कि उसने मतलब सामान्य कैटेगरी से मतलब मेरिट क्रॉस करके उसका चयन हुआ है, बल्कि वो सामान्य श्रेणी कहां से आई भाई? ओबीसी की 56% जनसंख्या है। जब हर जाति को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है तो ओबीसी को क्यों नहीं मिल रहा? तो मेरा यही कहना है राजस्थान सरकार से, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने एक बार भाषण सुना था कि यदि मेरी कलम से किसी का भला होता है तो मैं जरूर लिखूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ओबीसी के युवाओं के लिए, आप खुद एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी के युवाओं के लिए एक कलम से लिख दीजिए कि इनका आरक्षण बढ़ाकर 47% किया जाता है। तो हम चाहता हूं कि जो हमारा मुद्दा रहेगा 47%। और जो मुख्य मुद्दा जो परसों ये मामले में सरकार की तरफ से फैसला आया है और उसके अगले दिन वीडियो भर्ती का रिजल्ट आया है और उसमें वही प्रक्रिया लागू है जो पहले थी, उसमें लगभग 650 ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, उसको भी हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। प्लस 2018 से लेके 22 तक जो भी 15 से 20 हजार ओबीसी के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है उनकी शेडो पोस्ट निकाल के उनके साथ न्याय किया जाए। प्लस जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें भी ये निर्णय लागू किया जाए। अभी मैंने दैनिक भास्कर का आज का अखबार देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि ये निर्णय आगामी भर्तियों के लिए है, या ये आज से पहले की जो प्रक्रिया दिन है उनमें लागू नहीं है, एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है। तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप युवाओं की अग्नि परीक्षा ना ले। इस मुद्दे को, जो हमारी गलती नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं पढ़े लिखे हैं उतने, उनको सोचना चाहिए, उनकी वजह से ये अन्याय हुआ है। तो हम क्यों भुगते भाई? उनको ये 2018 से लेके 22 तक की जो सारी भी शेडो पोस्ट है वो निकलनी चाहिए, प्रक्रियाधीन भर्तियों में यह मामला लागू होना चाहिए। और मैं ओबीसी के युवाओं की तरफ से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी इस ओबीसी मामले को अगले साल, क्योंकि चुनाव होने हैं, जो भी अपने चुनावी एजेंडे में इस मामले को शामिल करेगा, ओबीसी के युवा बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। जो भी ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करके उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण का प्रावधान जो अपने शपथ पत्र में जो भी चुनावी वादों में शामिल करेगी, उस पार्टी के साथ ओबीसी के युवा शामिल। दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप देखते रहिए आज शाम का।